गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है एंड दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। प्यारे बच्चों, आई होप 10th में आप हैं एंड यू मस्ट हैव सीन social science interesting fact that who is the father of history, and the father of history is Herodotus। हर एक मूवी में एक हीरो होता है, Herodotus, राइट। तो जो चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म, राइज यानी उभरना, पैदा होना, ऊपर की तरफ जाना, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। प्यारे बच्चों, दुनिया में ऐसा माना जाता है जो भी नई नई चीजें आई हैं, टेक्नोलॉजी आई है, इन्वेंशन आई है, सिविलाइजेशन आई है, या जो भी मतलब डेवलपमेंटल चीजें हुई हैं वो यूरोप से ही शुरू हुई हैं, राइट। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि नेशनलिज्म, अब अगर हम क्लास वाला इन्वायरमेंट में होते तो मैं पूछता व्हाट अकॉर्डिंग टू यू नेशनलिज्म इज। ठीक है, नेशनलिज्म की अलग अलग डेफिनेशन हो सकती हैं। अपने देश के लिए काम करना, अपने देश से प्रेम करना, अपने देश की तरक्की के लिए नई नई इन्वेंशंस करना, तो ये सभी, या फिर जैसे हमारे सैनिक हैं वो बॉर्डर पे मतलब लड़ते हैं तो वो भी एक फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है। एक डॉक्टर है जो अपने क्लिनिक में बैठ के यहाँ के लोगों की सेवा कर रहे हैं, एक टीचर हैं जो बच्चों को आगे आने वाली लाइफ के बारे में समझा रहे हैं। तो ये सभी क्या है, दीज आर ऑल नेशनलिज्म, है ना। जब हम एक नेशन, प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में जब आप नेशनलिज्म, ये तो आप, क्योंकि मैंने आपको डायरेक्ट पहले नेशनलिज्म इसलिए बताया क्योंकि आप ऑलरेडी एक बाउंड्री में है। इंडिया एक नेशन है ना। मैं जैसे ही इंडिया बोल रहा हूं तो आपके माइंड में एक मैप बन रहा है इंडिया का। जैसे मैं पाकिस्तान बोलूंगा, पाकिस्तान का बनेगा। रशिया बोलूंगा, रशिया। यूएसए बोलूंगा, यूएसए। श्रीलंका बोलूंगा तो आपके माइंड में, क्योंकि ये ऑलरेडी एक नेशन स्टेट्स बन चुके हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा से नेशंस तो नहीं रहे थे। मतलब पहले मोनार्की सिस्टम था, छोटे छोटे किंगडम। जैसे अगर हम इंडिया में भी बात करें तो इंडिया भी आपको पता है कि ये हमेशा से ये वाले स्ट्रक्चर में नहीं था। पहले 16 महाजनापदास आए थे, है ना। बिहार में जो पूरा अपना नॉर्दर्न वाला इंडिया है उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो छोटे छोटे किंगडम्स में बटा हुआ था। लेकिन एक नेशनलिज्म की फीलिंग, यानी कि जैसे ही भारत बोला जाए तो भारत का तिरंगा आप अमेरिका में बैठ के देख रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में बैठ के देख रहे हो, या भारत में बैठ के देख रहे हो, अगर आप भारतीय हैं और अगर आपको नेशनल फ्लैग दिखता है या राष्ट्रगान की धुन सुनती है तो आपके मन में एक रोमांच पैदा होता है। तो वो जो मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हैं, चाहे वो फ्लैग है, चाहे वो कोई इमेज है, जैसे भारत माता की इमेज अगर हम देखते हैं तो हमें, या जो हमारे नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग है, तो ये हमें एक नेशन की फीलिंग देते हैं। अब लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, है ना, किस तरीके से ये सब हुआ, किस तरीके से अलग अलग जो छोटे छोटे किंगडम्स थे वो मिलकर एक कंट्री का रूप लिया, उन्होंने एक नेशन का रूप लिया। और नेशन में प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि अभी भी, जैसे आप सिविक्स में भी आपने देखा, हमने बेल्जियम और उसको कोशिश की श्रीलंका को, डाइवर्सिटी मिलेंगी लेकिन फिर भी एक वहां पे कॉमननेस होती है। कॉमननेस इन द सेंस ऑफ रूलर भी उसी सेम, उसके भी एंसेस्टर्स वहां पे रहे हैं, उनका भी पूर्वज वहां रहे हैं, और जो वहां के कॉमन पीपल है वो भी, उनके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है, राइट। तो जो भी मैंने आपको ये एग्जांपल्स दिए, अगर हम फ्लैग देख रहे हैं, मान लो मैं स्विट्जरलैंड का व्हाइट वाला आपको फ्लैग बताता हूं, है ना, और आपको पता है कि भाई ये स्विट्जरलैंड का फ्लैग है, तो आपके माइंड में एक इमेज आएगी कि दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर एरिया। तो दिस इज नेशनलिज्म। तो हम इस चैप्टर में क्या देखेंगे कि नेशंस कैसे बिल्ड हुए, राइट। तो नेशंस की जब हम इस प्रक्रिया में चलेंगे तो हम कहाँ के देखेंगे, यूरोप में, क्योंकि यूरोप को हमने हमेशा से बेस माना है। तो यहां पर हमें एक पेंटर फ्रेडरिक सोरियो, उन्होंने एक मतलब 4 इमेजेस बनाई, एक सीरीज ऑफ इमेजेस बनाई, जो टोटल कितनी थी, 4। अब जो भी मैं चीज आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी कि वो 4 सीरीज थी, लेकिन मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये 4 सीरीज में आपको एमसीक्यू में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा। फ्रेडरिक सोरियो ने जो सीरीज बनाई थी उसमें कितनी इमेजेस थी, तो कितनी इमेजेस थी, 4, ठीक है। और उसमें से जो पहली इमेज उसने बनाई थी, जो पहली, चारों में से जो पहली थी, वो आपकी, जैसे हम बुक खोलते हैं, ये जो ये वाली इमेज है वो है फ्रेडरिक सोरियो की फर्स्ट इमेज। ये इन्होंने बनाई थी 1848। प्यारे बच्चों, अब आप कहेंगे कि सर इसमें डेट्स बहुत ज्यादा होती हैं, मतलब हम इसका एक स्केलेटन बनाएंगे, राइट। जैसे मैं बोल रहा हूँ 1848, तो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर 1848। और इस
टॉपिक में से जो आज मैं आपको कवर कराने जा रहा हूं 5 मार्क्स का, 3 मार्क्स का या 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपको बोर्ड में। 5 मार्क्स के आने के चांसेस काफी कम है, लेकिन आ सकता है, राइट। 3 और 1 तो आएगा ही आएगा, आई एम टेलिंग यू, इन दोनों में से एक तो जब हम फ्रेडरिक सोरियो जो है, इन्होंने जो पिक्चर्स बनाई जो 4 सीरीज में थी, उसमें से पहली को हम इस में एलोबरेट करके पढ़ेंगे कि उसमें क्या दिखाना चाहता है, इस इमेज के थ्रू क्या दिखाना चाहता है, डिफरेंट थिंग्स जो भी हैं ये क्या है, ठीक है। तो इसको हम इस जो सीरीज ऑफ पिक्चर्स थी, इसको इसने नाम दिया अ इमेजिनरी वर्ल्ड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, राइट। डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, यानी कि इस इमेज का नाम क्या दिया उसने, ये जो 4 सीरीज की थी जिसमें से फर्स्ट को हम डिस्क्राइब करेंगे, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन अगेन आई एम टेलिंग यू फॉर 1 मार्क, यहां से 1 मार्क का सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने की चांसेस होती हैं। तो डेमोक्रेटिक आपको ऐसे कैसे याद रखेंगे, क्योंकि 9th की जो आपकी सिविक्स की बुक है उसमें पूरी डेमोक्रेसी के ऊपर है वो। तो आपको पहला वर्ड याद रखना है डेमोक्रेसी एंड सोशल रिपब्लिक, राइट। सोशल मतलब सामाजिक और रिपब्लिक मतलब रिपब्लिक क्या होता है प्यारे बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए सो दैट कि आप इजीली इसको कनेक्ट कर सकें। आई होप डेमोक्रेटिक का मतलब आपको बताया जहां लोगों का शासन लोगों के द्वारा लोगों के लिए, राइट, दैट इज डेमोक्रेसी। सोशल यानी कि सामाजिक। रिपब्लिक क्या होता है, इंडिया इज अ रिपब्लिक, है ना, रिपब्लिक कंट्री है। रिपब्लिक कंट्री का क्या मतलब होता है, जैसे हमारे हेड ऑफ द कंट्री है, हमारे हेड ऑफ द कंट्री कौन है, प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद, और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर। आई होप कि आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कि हेड ऑफ द कंट्री प्रेसिडेंट होते हैं हमेशा इंडिया की जब हम बात करते हैं, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमेशा। तो आई एम टॉकिंग अबाउट हेड ऑफ द कंट्री। तो जब किसी भी नेशन का हेड ऑफ द जो कंट्री होता है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, राइट। तो उस कंट्री को रिपब्लिक कहते हैं। यानी यहाँ पे आपको 2 चीजें समझ में आ जाएगी। यहाँ पे मोनार्की सिस्टम नहीं है। मोनार्की सिस्टम क्या होता है, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा। तो आप देखेंगे कि हमारे जो 14 जितने भी प्रेसिडेंट्स अभी तक रहे हैं, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि वो उसका बेटा है, वो उसका बेटा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये तो इसकी एक डेफिनेशन है रिपब्लिक के लिए, लेकिन इंडिया में इनडायरेक्टली चुनते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट को चुनते हैं। लेकिन अगर आप अमेरिका की बात करें तो वहां पे डायरेक्ट चुनते हैं ना, क्योंकि वहां पे प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ द कंट्री है एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दोनों है। आई होप डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक जो इसने जो इमेज बनाई थी, जो उसका नाम है, जो 1 मार्क का वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सोरियो। अब फ्रेडरिक सोरियो की स्पेलिंग आप कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखेंगे, FREDERIC, फ्रेडरिक, फ्रेडरिक सोरियो। सोरी की स्पेलिंग लिखेंगे, वाई की जगह आई लगा देंगे, EU, सोरियो। स्पेलिंग आप 5 बार ही लिखेंगे तो यू विल इजिली रिमेंबर, राइट। तो इन्होंने जो इमेज बनाए, अब उस इमेज की तरफ हम चलते हैं। अगर हम क्लास वाले इन्वायरमेंट में होते तो इसको मैं कोशिश करता हूं कि बच्चों के साथ वो इमेज बना के, जो यहाँ पे इमेज बनाई हुई है, उसको मैं कोशिश करता आप लोगों को समझाने की। लेकिन बिकॉज ये प्लेटफॉर्म दूसरा है तो अब आप ध्यान से सुनेंगे कि इन्होंने जो ये इमेज बनाई, ये इनका यूटोपिया है। ये एक वर्ड है यूटोपिया, UTOP, टॉप IA, यूटोपिया। तो यूटोपिया प्यारे बच्चों क्या होता है, यानी कि एक इमेजिनरी समाज। जैसे हमारे महात्मा गांधी कहते हैं कि उनका जो यूटोपिया है वो क्या है, राम राज्य, है ना, कि कभी राम राज्य आएगा और राम राज्य में ये होगा, ये होगा, ये होगा। ऐसा एक्चुअल में कोई मतलब राज्य नहीं है, लेकिन गांधी जी जो जिस साम्राज्य की, जिस राज्य की उनके माइंड में इमेजिनेशन थी, जो ड्रीम था, वो क्या था, राम राज्य। इसी तरीके से इनका जो यूटोपियन है, इनका जो एक फीलिंग है, जिसमें जो इन्होंने अपनी पिक्चर्स के थ्रू बताने की कोशिश की है, अब हम उसकी तरफ आते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज यूटोपिया, राइट, आ इमेजिनरी सोशल सोसाइटी विच इज नॉट प्रेजेंट एक्चुअली। अब जब हम इसकी तरफ आते हैं, अब हम इसको शुरू करते हैं। इन 1848, पहली डेट आपको याद रखनी है प्यारे बच्चों, फ्रेडरिक सोरियो, अ फ्रेंच आर्टिस्ट, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of world made up of democratic and social republic, as he called them, जो उसको बोला गया, जो उसको नाम दिया गया। The first print of the series shows the people of Europe and America। यानी यहां पर जो भी आप लोग ये देख रहे हैं, ये या तो यूरोप के हैं या फिर अमेरिका के हैं, राइट।
तो अमेरिका में भी स्पेसिफिकली यूएसए, ओके, नॉट होल नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। मैन एंड वुमेन आप देख रहे होंगे कि मार्च कर रहे हैं ना, यहां से लेकर यहां तक ये आ रहे हैं, राइट। तो अब जब ये आ रहे हैं तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि किस सीरीज में आ रहे हैं। आप देखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके, इसको सिर्फ एक बार आपको समझना है, जब आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन अपने आप होते रहेंगे। मान लो मैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हूं, जब आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, जो एक्चुअल में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, यहाँ पर उसका एक फ्रेडरिक सोरियो ने उसको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी माना है, तो वो उसकी एक्चुअल नहीं है। जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एक्चुअल आपको पता है न्यूयॉर्क मैनहट्टन में जो है वहां पर है वो, और वो पूरा कॉपर का बना हुआ है। फ्रांस ने वो गिफ्ट किया था यूएसए को, राइट, जब उनकी 100th इंडिपेंडेंस ईयर था उनका, राइट। यानी कि आपको ये याद रखना, जो एक्चुअल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, राइट हैंड में उसके टॉर्च है ना, राइट हैंड ऐसे ऊपर किया हुआ है, और एक हाथ में उन्होंने किताब पकड़ी हुई है, और वो जो किताब है उसके ऊपर लिखा हुआ है 4 जुलाई 1776। आई होप अभी आप कहेंगे सर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में कहां से आ गया, अभी मैं वहां पे आ रहा हूं, लेकिन इसके थोड़े से बेसिक्स आपको पता होने चाहिए कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां पर है। यूएसए में है, यूएसए में न्यूयॉर्क में एक छोटा सा आइलैंड है मैनहट्टन, ठीक है, वहां पर इसको लगाया गया है, बिल्कुल अटलांटिक ओशन के साथ कनेक्टेड होते हुए। और ये फ्रांस ने ये गिफ्ट किया था यूएसए को, और ये कॉपर की बनी हुई है पूरी इमेज। और ये इमेज कैसी है, एक राइट हैंड जो है इसका ऐसे स्ट्रेट ऊपर है, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, उस पर एक टॉर्च है जो एनलाइनमेंट दिखाती है, यानी कि ज्ञान दिखाती है। कि कहते हैं ना महात्मा बुद्ध को जब 8 साल उन्होंने तपस्या की तब उनको अलाइनमेंट हुआ, यानी कि एक ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो जो टॉर्च है वो ज्ञान दिखाता है। और ये जो इनके हाथ में यहाँ पर है मैन्स चार्टर है ना, लिबर्टी, राइट्स ऑफ मैन, मतलब, लेकिन यहाँ पे आप स्पेसिफिकली ध्यान देंगे, मैं कह रहा हूँ राइट ऑफ मैन, नॉट ह्यूमन बीइंग, मैन एंड वुमेन नहीं, मैन। तो यहाँ पर और लिखा हुआ क्या है, 4 जुलाई जो अभी अभी निकली है, टुडे 6 जुलाई 1776, राइट। तो अब हम चलते हैं, ये तो आपने इमेज देख ली। तो जैसे मान लो मैं वो इमेज हूं, यहां से वो लाइन बन के आ रही है, तो उसमें क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट नेशंस को शो कर रहा है वो, डिफरेंट डिफरेंट नेशन को। अब जब हम डिफरेंट नेशन को शो कर रहे हैं तो या तो अपने फ्लैग के थ्रू उसको दिखा रहे हैं, या वो अपने कॉस्ट्यूम के थ्रू रिप्रेजेंट किया है फ्रेडरिक सोरियो ने। अब यहां पर आप पॉइंट ध्यान रखेंगे, ये जो इमेज बनाई है 1848 में बनाई है, ठीक है। तो आपको एक पहली डेट जो आपको याद रखनी है, तो मान लो मैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हूं और आप इसको इमेज मान के चले, तो ये पूरी लंबी चेन बनी हुई है। मेरे आगे यानी कि जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर चुके हैं वो यूएसए है, क्योंकि ऑलरेडी एक नेशन बन चुका था। नेशन यानी उसकी एक अपनी स्पेसिफिक बाउंड्री थी, नेशनल फीलिंग थी, आजाद हो चुके थे, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था। ऐसे ही स्विट्जरलैंड, यानी कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से आगे, यानी कि या तो उनको आगे या फिर जो ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके थे वो कौन सी कंट्री थी, तो कौन सी होगी वो, यूएसए एंड स्विट्जरलैंड। अभी हम इनकी लोकेशन देखेंगे कहां कहां पर है, राइट। तो आप अभी के लिए सिर्फ इतना। और जो बिल्कुल उसके सामने है, जो अभी होमेज दे रहा है फ्रांस को, आपको पता है आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन लास्ट ईयर पढ़ा था, तो उसमें एक फीमेल के तौर पे लिबर्टी को माना गया है ना, इसलिए उसको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के तौर पे हम देख रहे हैं। तो वो अब बिल्कुल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने है, जो उसको होमेज यानी कि जो जैसे हम किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे को देखते हैं तो हम अपना शीश झुकाते हैं, तो उसको होमेज बोलते हैं। तो वो होमेज दे रहा है, और उसके ठीक पीछे फिर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये कंट्रीज हैं। तो आपको सीरीज याद रखनी है, 2 आगे और सामने क्या है, फ्रांस, और उसके बाद जर्मनी एंड देन ऑस्ट्रिया। उसके बाद भी हैं, वो हम देखेंगे स्मॉल में, लेकिन ये 5 आपको याद रखने जरूरी है। एक बार मैं दोबारा से आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे हम लेके जा रहे हैं, फिर हम दोबारा से इसके ऊपर आते हैं कि ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, ताकि आप एक बार फिर दोबारा से रिकैप कर लें उसको। राइट हैंड में उनके टॉर्च है अलाइनमेंट के लिए, और उनके एक हाथ में एक किताब है जिसपे लिखा है 4 जुलाई 1776, और उनके जो पांव हैं वहां पर ब्रोकन चेन है ना, जो फ्रीडम को शो करता है। ब्रोकन चेन यानी टूटी हुई चेन वहां पे बनाई हुई है, मतलब स्टैच्यू में ही, राइट। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने अभी एकदम कौन है, फ्रांस, और उससे जो आगे निकल चुके हैं, जो ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके हैं, वो कौन है, यूएसए एंड स्विट्जरलैंड। अब यहां पर आप देखेंगे, एक बार मैं बुक की एक एक लाइन को मैं आपके साथ बोलूंगा प्यारे बच्चों, क्योंकि हिस्ट्री है, इसमें मैं कोई भी चीज ऐसे नहीं हो सकती कि मैं आपको कुछ भी स्किप हो जाए, मुझे वो ठीक नहीं लगेगा। स्पेशल मुझे दोबारा उसके लिए वीडियो बनानी पड़ेगी, तो मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि साथ साथ में हम यहां से भी पढ़ते हुए चलें। मैन एंड यस, in the first print of the series shows the people of Europe and America, man and women of all ages,
all ages and social classes marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. As you would recall, artists of the time of the French Revolution personified, यानी कि उसको एक इमेज के तौर पे जो पर्सोनिफाई किया था लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर. Here you can recognize the torch of enlightenment. She bears in one hand, और वो कौन सा हैंड है? राइट हैंड है, remember. And the charter of the rights of man. Of men specifically I am saying. चार्टर का मतलब होता है प्यारे बच्चों एक कानून, एक फरमान जो हम जारी कर देते हैं कि चार्टर है कि भाई ये एक कानून है, राइट. उसको कानून की तरह चार्टर है वो, यानी कानून है. चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन द अदर, ठीक है. और वो जो बुक है उसमें ऊपर जो कवर है उसपे क्या लिखा है? 4 जुलाई 1776. ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज, यानी कि ये जो इमेज है ये आपने ये देख लिया, ये आगे हैं यूएसए और स्विट्जरलैंड, यहाँ पे अभी फ्रांस है, यहाँ पीछे ये जर्मनी है, देखो ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग जो इनका ट्राई कलर है. तो ये क्या कह रहे हैं? ऑन द अर्थ, यानी कि ये जो टुकड़े हैं, ये जो टुकड़े आप अगर यहाँ अपनी इमेज में जब आप देखेंगे, ये क्या है? एब्सोल्यूटिस्ट. एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है प्यारे बच्चों? मैं एक बार आपको यहीं से पढ़ के इसका बताता हूं. द रेवोल्यूशनरी एज यू वुड रिकॉल वन एंड चार्टर एंड शैटर्ड ऑन द अदर ऑन द अर्थ, यानी कि धरती पर, इन द फोरग्राउंड, ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ऑफ द इमेज लाई द शैटर्ड, यानी टूटा हुआ, टुकड़े टुकड़ों में, रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन. एब्सोल्यूटिस्ट और कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, आप इसको काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप या मोनार्की, जो एक ही के पास सारी ताकत हो, मिलिट्री की भी, एडमिनिस्ट्रेटिव भी, एग्जीक्यूटिव भी, उसको एब्सोल्यूटिस्ट, यानी कि उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क उठाने वाला नहीं है. अगर आपने 9th में सिविक्स, तो आप इसको इजीली कनेक्ट कर पाए होंगे. ठीक है, आपको समझ में आ गया. एक तो जो हमने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की जो इमेज बनी हुई है उसमें उसके जो पांव है वहां पे ब्रोकन चेन है. और जब हम इस इमेज की बात कर रहे हैं, फ्रेडरिक सोरियो की, जब हम इस इमेज को देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो शैटर्ड या स्कैटर्ड वे में जो गिरी हुई चीज है, ये क्या है? एब्सोल्यूटिस्ट. और एब्सोल्यूटिस्ट क्या है? आई होप यू अंडरस्टैंड. यानी कि नेशन में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही व्यक्ति के पास सारी पावर हो, सारी ताकत हो. ये इसका इमेजिनरी यूटोपिया है. ऑलवेज रिमेंबर, राइट. इन सोरियो यूटोपियन आ गया, यूटोपियन आई होप समझ में आ गया होगा आपको. विजन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन, अलग अलग नेशन के तौर पे इनको दिखाया गया है. आइडेंटिफाई थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम. ठीक है, नेशनल कॉस्ट्यूम. तो आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि फ्रेडरिक सोरियो ने जो इमेज फर्स्ट बनाई है उसमें जो लोग हैं उनको किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ब्लैंक ब्लैंक. तो उसमें कैसे हम कर सकते हैं? थ्रू देयर फ्लैग एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स. ठीक है. लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड. जो वही चीजें आप यहाँ पे आप रिकैप करेंगे, विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स. फ्रांस आइडेंटिफिएबल बाय द रेवोल्यूशन, ट्राइकलर हैज जस्ट रीच द स्टैच्यू. यानी कि अब ये क्या बता रहे हैं कि फ्रांस जो उसके बिल्कुल सामने है, क्योंकि उसका हम फ्लैग देख पा रहे हैं. शी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग. उनका जैसे हमारा इंडिया का ट्राई कलर है, वैसे उनका क्या है? ब्लैक रेड एंड गोल्ड कलर है उनका. ठीक है, वो आप जो इमेज में देख रहे हैं. अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात वो है जो आप यहां पे भी लिखी है. अभी इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली. और जर्मनी का जो यूनिफिकेशन हुआ है प्यारे बच्चों, वो 1871 में हुआ है ना. उन्होंने जो अपना जो ट्राई कलर उनका रहा, लेकिन फ्रेडरिक सोरियो ने इस समय 1848 में ही उनको एज अ नेशन स्टेट के, क्योंकि ये यूटोपिया है और उनका वो फ्लैग भी उन्होंने वो दिखाया जो कि जर्मनी का अभी भी नेशनल फ्लैग है. तो प्यारे बच्चों ये एक इंटरेस्टिंग चीज है. 1848 में जब फ्रेडरिक सोरियो ने इमेज बनाई थी, उस समय तक जर्मनी का यूनिफिकेशन नहीं हुआ था, वो छोटे छोटे कई किंगडम्स में बटा हुआ था. तो आपको यहाँ यहीं पे एक चीज समझ में आ गई कि आपको यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जर्मनी पढ़ना है. बहुत इंटरेस्टिंग है, यू विल सी दैट. इंटरेस्टिंगली एट द टाइम when Sorio created this image, the German people did not yet exist as a united nation. The flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation state under a democratic constitution. Following the German people are the people of Austria. ठीक है, यानी जर्मनी के बाद क्या है? ऑस्ट्रिया के लोग हैं. ऑस्ट्रिया का है. अभी मैं आपको ये सारी चीजें दिखाता हूं. मैंने, आप देख रहे होंगे मैंने मैप बनाया हुआ. द किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, राइट. अब
यहाँ पे मेरे ख्याल में आपको एक बार मैं पूरा यूरोप का मैप एक बार हम देखते हैं, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सके हम कहाँ की बात कर रहे हैं। क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ जब हम एक बार इमेज में देख लेते हैं तो हमारे लिए वो चीजें रिकैप करनी आसान हो जाती है। ठीक है, यूएसए तो आप तो सबको पता है प्यारे बच्चों कहाँ पर है ना, यूएसए, दिस इज यूएसए। स्विट्जरलैंड अभी हम देखते हैं क्योंकि वो यूरोप में है, यानी कि जैसे कि इमेज में बताया था फ्रेडरिक सोरियो वाली में कि आप अमेरिका और यूरोप के पीपल देख रहे हैं यहाँ पर जो भी ये है, तो अमेरिका की कहानी खत्म। अब जब हम इसमें आते हैं तो हमने सबसे पहले क्या देखा था कि यूएसए, वो आपने देख लिया, फिर स्विट्जरलैंड। आप एक इमेज यहाँ पे देख रहे होंगे प्यारे बच्चों, ये जब आप इमेज देखेंगे तो ये इमेज कुछ ऐसी इमेज है, राइट। इनको डिंगो शूज बोला जाता है, और मैं ये 6th क्लास में था तब से मैं इस तरीके के शूज डालता हूँ। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सी, तो आप जब इटली को देखेंगे, और इटली को आप इजीली, यहाँ पे ये चोंच निकली है, ये यहाँ पे ये, और ये ऊपर लंबा है, और ये ऊपर जाके ऐसे हो रखा है, राइट। तो इटली को आप हमेशा यू कैन इजीली आइडेंटिफाई। आप यहाँ पे आप देखेंगे इटली को, तो कहीं पे भी आप छोटे से छोटे मैप में भी यूरोप में इटली को आप अलग से पहचान पाएंगे। ठीक है, तो इटली के जस्ट ऊपर स्विट्जरलैंड है, इटली के जस्ट ऊपर छोटा सा, राइट, यानी बिल्कुल उसमें बहुत छोटा है स्विट्जरलैंड, है ना। तो स्विट्जरलैंड के साथ में ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया के साथ में हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इसको एक साथ ही बोला जाता है, ऑस्ट्रिया हंगरी। और कभी ऑस्ट्रिया और हंगरी एक ही मतलब वो थे, अब तो ये आज के टाइम का ये मैप है, तो उस समय काफी बड़ा एक एम्पायर हुआ करता था, राइट। तो ऑस्ट्रिया हंगरी आपने देख लिया। ये जो यहाँ पर है, अगर ये पूरा यूरोप का आप हमने एक हिस्सा लिया है, यहाँ पर आप स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे देखेंगे, यहाँ पे आयरलैंड है, इंग्लैंड है। यहाँ से हम शुरू करते हैं। इसको आप बेटा वैसे तो आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, पर अगर आप मेरी बात सुने, अगर आप इसको लिखें तो एक ना आपको रेनबो बनाना है, रेनबो ऐसे। और वो रेनबो कैसे बनेगा, पर सब फ्रांस और जर्मनी के पब में जाते हैं, पर सब फ्रांस और जर्मनी के पब PUB में जाते हैं। ठीक है, ये सिर्फ याद करने के लिए, इसको हम और भी कोई बेहतर बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये पर सब, प से पोर्चुगल, यहाँ पे क्या है पुर्तगाल जिसको हम बोलते हैं, इसको पोर्चुगल, फिर स्पेन, पर स से सब, फिर फ्रांस एंड जर्मनी, फिर PUB पब। तो P फॉर पोलैंड, U फॉर यूक्रेन एंड B फॉर ब्लैक सी। तो आप जब देखेंगे तो आपने इतनी कंट्रीज आपकी कवर हो गई, राइट। तो इसको इसी फॉर्मूले से आप कोशिश करना याद करने की। I'll ask you when we have an interactive class। तो ये आपने देखा, पर सब फ्रांस और जर्मनी के पब में जाते हैं। यहाँ पर इटली को आई होप यू विल एबल टू रिकॉग्नाइज, है ना, विद द हेल्प ऑफ दैट शूज। और इसके ठीक ऊपर है स्विट्जरलैंड, ये छोटा सा, फिर यहाँ ऑस्ट्रिया और हंगरी, राइट। जो मेन है मैं आपको अभी वही दिखा रहा हूँ। और आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा है अबाउट बेल्जियम, जब आपने पढ़ा था, तो बेल्जियम की नेबरिंग कंट्री आपको पता है, ऊपर नॉर्थ में नीदरलैंड है, ये बेल्जियम, और ये लग्जमबर्ग है। लग्जमबर्ग की कैपिटल क्या है, लग्जमबर्ग। इन सब की कैपिटल आपको याद करनी है प्यारे बच्चों। मैं इसी वीडियो में इसको याद भी करा सकता था, लेकिन ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, जो कि मुझे अभी मतलब आई थिंक दैट विल नॉट बी गुड। इसके लिए मैं अलग से आपको कभी आई विल मेक द वीडियो सेपरेटली। तो आप देख रहे हैं, अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमने इसमें देखी हैं। अब ये हमने स्विट्जरलैंड देख लिया, ठीक है, यानी जो आगे था। फिर उसके बाद फ्रांस आपने देख लिया, फ्रांस वैसे भी आपको पता होगा। फ्रांस के बाद फिर कौन था, जर्मनी। जर्मनी के बाद कौन था, ऑस्ट्रिया, ताकि आप इससे भी रिलेट कर सकें। उसके बाद आप देखेंगे प्यारे बच्चों, डेमोक्रेट जर्मन आर पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया एंड द किंगडम ऑफ टू सिसलीज। टू सिसलीज, अब आप ध्यान देंगे मैंने इटली के ऊपर इतना जोर क्यों दिया है। आप इटली के साथ में ये वाला जो हिस्सा है, जो इससे ब्रेक हो रखा है, एक आइलैंड बना हुआ है, ये भी इसी के अंडर में आता है प्यारे बच्चे। तो इसको बोला गया सिसली, ठीक है, टू किंगडम्स ऑफ सिसली। एक पार्ट इसका यहाँ पर था और एक पार्ट ऊपर है, तो इसी को सिसली आप बोलते हैं। इसी को अभी आप ध्यान रखें। टू सिसलीज, लोम्बार्डी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। लोम्बार्डी क्या है प्यारे बच्चों, अगर आप ये इटली अगेन मैंने वो शूज की शेप में बनाया, राइट, तो ये सिसली जो हमने यहां देखा था, ये दिस इज लोम्बार्डी, यानी कि जो बिल्कुल स्विट्जरलैंड से नीचे है, जितना मान लो ऊपर स्विट्जरलैंड है उतना ही उसके नीचे, उतना ही एरिया, इसको बोलते हैं लोम्बार्डी। और इसकी कैपिटल है मिलान। ये वहां का एक स्टेट है, जैसे इंडिया के स्टेट होते हैं वैसे इटली के अंदर में ये एक स्टेट है लोम्बार्डी, ठीक है। हमने इटली के दो, यानी कि, लेकिन उस समय वो क्या है, अलग अलग, क्योंकि एक इमेजिनरी यूटोपिया था ये फ्रेडरिक सोरियो का, इसलिए उसने लोम्बार्डी को एक अलग कंट्री के तौर पे
दिखाया। राइट, आई होप उसकी लोकेशन आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद लोम्बार्डी हो गया, पोलैंड, पोलैंड आपको बताइए दिस इज पोलैंड। फिर इंग्लैंड, दिस इज इंग्लैंड, आपको बताइए 190 ईयर्स इन्होंने हम पर राज किया है। फिर आयरलैंड, आयरलैंड, दिस इज आयरलैंड। राइट, ये बिल्कुल आपने आपके सिविक्स में भी ये आएगा और आपको ये पता भी है। राइट, फिर है हंगरी, हंगरी आपको पता है, एंड रशिया। लास्ट वाला कौन सा है? रशिया, यानी कि जो ये इमेज जो चल रही है इसमें लास्ट में आके क्या है? रशिया के लोग हैं। और रशिया आपको पता है जो मोटे भारी लोग होते हैं वो सबसे आखिरी में होते हैं। आपको पता है रशिया कितना बड़ा है, तो बिल्कुल लास्ट में धीरे 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 सरकता हुआ आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये अब अभी यहाँ पे इमेज की बात खत्म नहीं हुई, तो उसने लाइन में बताया कि कौन कौन सी कंट्री है जो अपने कॉस्ट्यूम और अपने फ्लैग से अपने आप को प्रेजेंट कर रही है। अब हम आ जाते हैं, यस, वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क का क्वेश्चन अलग। फ्रॉम द हेवंस अबव, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ ऊपर देखो एक क्राइस्ट है ना, क्राइस्ट जो है, एंजल्स भी आपको दिख रही होंगी, सेंट्स दिख रहे होंगे, ये सब ऊपर से देख रहे हैं इस इमेज के अंदर, इस इमेज। और ये क्यों देख रहे हैं? ये शो कर रहे हैं फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। फ्रेटर्निटी क्या होता है? भाईचारा, फ्रेटर्निटी। राइट, आई होप यू स्टिल रिमेंबर द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। दे हैव, यस, फ्रॉम द हेवन अबव क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स गेज, गेज का मतलब होता है देखना, अपॉन द सीन, उस सीन को देख रहे हैं, यानी कि क्राइस्ट, सेंट्स एंड कौन? एंजल्स, उस जो उसको देख रहे हैं, जो उन्होंने नजारा बनाया है फ्रेडरिक सोरियो ने। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट, ये क्यों यूज किए गए हैं एंजल्स और ये? टू सिंबलाइज, किसको सिंबलाइज करने के लिए? फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जो उसको शो करने के लिए इन्होंने, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रेटर्निटी को शो करने के लिए क्या बनाया है फ्रेडरिक सोरियो ने, तो क्या बनाया है? क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आ जाते हैं इस वाले पे, आज हम यहीं तक करेंगे। राइट, तो इसके बाद है दिस चैप्टर विल डील विद मेनी ऑफ दीज इश्यू विजुअलाइज्ड बाय सोरियो इन फिगर 1 ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। जब मैं 19th सेंचुरी बोल रहा हूं तो यानी 1800 से लेकर 1800 से लेकर 1899 की बात चल रही है यहाँ पे। और आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए प्यारे बच्चों, अगर आपको डेट्स इजीली याद करनी है। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म emerged as a force which brought about sweeping change in the political and mental world of Europe। ये एक ऐसी फीलिंग आई थी 19th सेंचुरी में प्यारे बच्चों, जिसने मतलब पॉलिटिकल पूरा स्ट्राटा चेंज कर दिया था। देख रहे हैं ना आप, डेमोक्रेसी की तरफ लोग आए थे, तो ये भी कहीं ना कहीं उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि मेंटल यानी दिमाग, लोगों का जो पॉलिटिकली जो भी चीजें थी उसको बिल्कुल चेंज कर दिया। स्वीपिंग, क्लीन कर दिया, चेंजेस इन द पॉलिटिकल, यानी कि बिल्कुल क्लीन कर दिया, जो पॉलिटिकल अभी तक चल रही थी उसको स्वीप कर दिया बिल्कुल। एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप, द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वाज एमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट। इस तरीके जो इस इमेज का जो एंड रिजल्ट है वो क्या है कि वो एक जो अलग अलग किंगडम्स में बने हुए थे उनको अब एक नेशन स्टेट की तरह रिप्रेजेंट किया गया है इन प्लेस ऑफ द मल्टी नेशनल, यानी कि नेशन स्टेट किसके प्लेस पे बना है? इन प्लेस ऑफ द मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। जो भी बॉर्बन फैमिली अपनी जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में बड़ी थी, ऐसे अलग अलग फैमिलीज आप इसमें देखेंगे, उन सबको हटाकर नेशन स्टेट बना। The concept and practices of modern state in which a centralized power exercise sovereign control। sovereign का प्यारे बच्चों मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। जब हम प्रीएम्बल भी देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a socialist secular democratic republic country and to secure to all its citizens। तो sovereign का मतलब आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। sovereign का मतलब होता है, जैसे मान लो मेरा परिवार है, मैं अभी यहाँ पर रह रहा हूँ अपने घर में, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा, तो यहाँ पर मेरे घर के किसी भी मामले में कोई बाहर का आके मुझे नहीं बताएगा कि आप एसी खरीद लो या आप एसी बेच दो या आप अपना बेड बेच दो। दे डोंट हैव एनी राइट, आई हैव द राइट। तो ऐसी जब हम नेशन की बात करते हैं तो कोई भी अगर मान लो हमें किसी के साथ ट्रीटी करनी है, नहीं करनी है, संधि हमें करनी है, नहीं करनी है, तो कोई और हमें गाइड नहीं कर सकता है। जैसे अगर आपने सोशल साइंस इंटरेस्टिंग फैक्ट पार्ट 3 अगर देखा है तो मैंने उसमें कोशिश की है आपको बताने की व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड ग्रेट ब्रिटेन। तो जब आप उसको दोबारा, अगर मैं आपको फिर एडवाइस करूंगा, अगर आपको सॉवरन का मतलब नहीं समझ में आए तो आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे ताकि आपको सॉवरन वर्ड जो है क्लियर हो जाए। आपको बार बार ये
वर्ड आएगा प्यारे बच्चों। सॉवरन की क्लियरिटी होनी चाहिए ना, टर्मिनोलॉजी। थिंग्स विल बी इजी व्हेन यू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी। तो सॉवरन आई होप यू अंडरस्टैंड, जहां पे नेशन का अपना पूरा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मामलों में पूरा कंट्रोल खुद का होता है, उसको बोलते हैं सॉवरन, राइट। मॉडर्न स्टेट, सॉवरन कंट्रोल ओवर अ क्लियर डिफाइंड टेरिटरी, ठीक है, जैसे हमारी पूरी एक क्लियर डिफाइंड टेरिटरी है तो हमारा सॉवरन है। हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप, धीरे धीरे वो मतलब एक लंबे समय से वो तैयार हो रहा था। बट अ नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स came to develop a sense of common identity and shared history or descent। descent यानी क्या होता है? descent उसके जो वंशज आ रहे हैं, पूर्वजों पे पूर्वजों, उसके बाद उसकी पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। This commonness did not exist from time immemorial, यानी कि ये बहुत पुराने समय से नहीं है ये जो फीलिंग जो आई थी। It was forced through struggle, यानी कि इसको तैयार किया गया, बनाया गया through struggle, थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपल, यानी स्ट्रगल किया गया रूलर्स यानी जो लीडर्स थे उन्होंने और जो कॉमन पीपल दोनों ने मिलके इसको एक डेवलप किया, इस सेंस को, नेशन वाली को। द चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस थ्रू विच नेशन स्टेट एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन 19th century यूरोप। तो प्यारे बच्चों, अगेन ये उसका एंडिंग है कि इसमें हम देखेंगे किस तरीके से यूरोपियन नेशन बिल्ड हुए। प्यारे बच्चों, फ्रांस एक ऐसी कंट्री है यूरोप में और आप दुनिया में अगर हम कहें, और तो इसके बारे में दो चीजें ऐसी कही जाती हैं, मेटरनिक आप आगे पढ़ेंगे कौन थे वो, कि अगर यूरोप छींक मार दे, आप समझे, मतलब ये बहुत बड़ी चीज है, यूरोप अगर छींक मार दे, सॉरी फ्रांस अगर छींक मार दे, यानी जो कंट्री है फ्रांस है, अगर ये छींक मार दे सिर्फ, यानी कि जो स्नीजिंग अगर ये कर दे तो पूरे यूरोप को ठंड लग जाती है, राइट। और फ्रेंच रेवोल्यूशन को हम हर जगह आप देखेंगे अलग अलग कंट्रीज में पढ़ाया जाता है, क्योंकि उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप 9th का फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर जब मैं अपलोड करूंगा तो आप उसको देखिएगा, कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको मे बी को रिलेट करने के लिए आपको मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, तो हम यहाँ पे जो अगला है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है और उसको हम याद भी करेंगे साथ साथ, और जो अगला आपका टॉपिक होगा दैट विल बी द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन से आइडिया ऑफ नेशन बिल्डिंग का सभी को मिला। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप एक तो वो याद रखेंगे, पर सब, प से पोर्चुगल, एस से स्पेन, फ्रांस, जर्मनी के पब में जाते हैं, P for Poland, U for Ukraine, and B for Black Sea, right? I hope you will remember. This is for your click. I hope आप इस मैप के थ्रू थोड़ा सा आपको, और दिस इज स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एंड फ्रेडरिक सोरियो, ये एक डेट आपको याद रखनी है। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।